हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके पहले हमने ओवम का स्ट्रक्चर देखा था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए, जेएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रिप्रोडक्शन में हमने अभी तक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। इसके बाद स्पर्म और ओवम बनते कैसे हैं वो भी देख लिया, ओवम का स्ट्रक्चर देख लिया। और अब आइए देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो देखिए, अगर चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना है, केवल रटना नहीं है, तो इस वीडियो क्या है पूरी ध्यान से देखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा। और स्पर्म पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। फिर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी बुक में कुछ और दिया है या कोई कुछ और बताया जा रहा है, जो यहाँ बताया जाएगा वो एग्जैक्ट होगा और उतनी ही चीजें आपको स्पर्म के बारे में याद रखनी है। तो देखिए, स्पर्म की अगर हम संरचना देखें तो स्पर्म जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, या समझो कह ले 4 भागों में। पहला इसका होता है हेड, दूसरा रीजन होता है इसका नेक जो पतला होता है, तीसरा होता है मिडल पीस, और चौथा होता है इसका टेल। अब अगर हेड की संरचना सबसे पहले देखें तो हेड में हमें क्या है, 2 तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सबसे ऊपर हम देखेंगे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अग्रपिंड या एक्रोसोम कहते हैं। अग्रपिंड या एक्रोसोम कहते हैं। अब यह एक्रोसोम क्या है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर किसी स्पर्म में एक्रोसोम नहीं है तो वह स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, 3 एंजाइम भरे होते हैं। इस एंजाइम, तीनों एंजाइम को कलेक्टिव रूप से हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं। स्पर्म लाइसिन किसमें भरा होता है, एक्रोसोम में। स्पर्म लाइसिन क्या है, 3 एंजाइम्स का नाम है। वो 3 एंजाइम कौन से होते हैं, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ने लगेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम बस इतना जानते हैं कि इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। और ये एंजाइम का काम क्या होता है, हम जैसे जानते हैं कि जो ओवम होती है, ओवम हमने बताया था कि योना पेल्यूसिडा से, कोरोना रेडिएटा से कवर होती है। तो स्पर्म को अगर ओवम तक पहुंचना है तो ये दोनों जो लेयर है उनको क्या करना पड़ेगा, डिजोल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों लेयर को डिजोल्व करने के लिए इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं। तो अगर किसी स्पर्म में एक्रोसोम क्या है नहीं है, या एक्रोसोम निकाल दिया जाए तो वह स्पर्म क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवम के चारों ओर जो कवरिंग है उसको क्या करेगा, डिजोल्व नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और यह केंद्रक कैसा है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड माने अगुणित। अगुणित मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए। तो अगर मैन की बात करें तो मैन की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं। और स्पर्म और ओवम को हम क्या कहते हैं, गैमेटिक सेल कहते हैं। तो गैमेट में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो इस न्यूक्लियस में गुणसूत्र कितने होंगे, 23 होंगे। फिर इसके बाद आप ये देख रहे हैं नेक रीजन है। तो स्पर्म में आप देखेंगे कि 2 सेंट्रियोल पाया जाता है। एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास का, डिस्टल मतलब होता है दूर का। और देखिए, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये दोनों सेंट्रियोल के कार्य आपको याद रखने हैं। अब सेंट्रियोल आप जानते हैं किस काम आता है, कोशिका विभाजन के काम आता है। तो यह जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, यह जब स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म का केंद्रक अंदर जाता है और साथ ही साथ ये सेंट्रियोल भी ओवम के अंदर जाता है। तो ओवम जब ये पहली बार ओवम में क्लीवेज होगा तो इसके लिए इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की जरूरत होती है। यानी कि जब ओवम और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएगा और फिर यह जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड होकर के 2 कोशिका बनाएगा। तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनाने के लिए इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है। और डिस्टल सेंट्रियोल की जरूरत क्या है, तो डिस्टल सेंट्रियोल से आप देखते हैं कि इसके जो टेल्स होते हैं वो डिस्टल सेंट्रियोल से बने होते हैं।
फिर इसके अंदर अगर मिडल पीस देखें तो मिडल पीस के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। स्पाइरली मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे, ठीक, जिगजैग मूवमेंट में। ठीक, स्पाइरली अरेंज क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए स्पर्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी जरूरी है, क्योंकि स्पर्म के अंदर क्या होगा, स्पर्म को आप जानते हैं कि बहुत ही लंबा रास्ता तय करके ओवम तक पहुंचना होता है। तो इसको क्या होता है, मोबिलिटी की जरूरत होती है। यानी इसमें क्या होता है, जो मोबिलिटी यानी गतिशीलता होनी चाहिए, और गतिशीलता के लिए क्या होनी चाहिए, इसके अंदर प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। इसीलिए इसमें क्या होते हैं, असंख्य संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और तीसरी चीजें क्या होनी चाहिए, इसके अंदर टेल होना चाहिए, क्योंकि टेल के द्वारा ही ये स्विम करके या मूव करके ओवम तक पहुंचता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। इसमें हमने बताया हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। टेल किस काम आता है, गति करने के काम आता है। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक में क्या होता है, प्रोक्सिमा सेंट्रियोल होता है जो कि जाइगोट के विभाजन के लिए काम आता है। जो जाइगोट का पहला विभाजन होगा उसके लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोक्सिमा सेंट्रियोल की। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है, इसका टेल बना होता है। हेड रीजन में क्या होता है, एक्रोसोम होते हैं जिसमें स्पर्म लाइसिन होता है जो कि ओवम की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उनको डिजोल्व करता है। इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट देखिए वो क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो कि जाकर के उस स्पर्म की सॉरी ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा, और इसी को प्रोसेस को जो हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अगर ये छोटा सा स्पर्म का आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी के लिए रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।